नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजीत कुमार और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अफ़गानिस्तान प्रॉब्लम और तालिबान क्राइसिस के बारे में कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। न केवल अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तालिबान आज एक खतरे के रूप में सामने आ गया है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तालिबान की प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान में क्या अभी से आई है या ये बहुत पुरानी है और इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनाया किसने। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान की प्रॉब्लम अगर दोस्तों हमें समझनी है तो पहले हमें अफ़गानिस्तान की वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में लोकेशन जाननी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में और स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर लोकेटेड है। जैसे ये इंडिया का नॉर्दर्न साइड है और ये वेस्टर्न साइड है। तो अफ़गानिस्तान की ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान की टेरिटरी है। तो अफ़गानिस्तान इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। अगर इसकी नेबरिंग कंट्री की बात करें तो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है ईरान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, उज़्बेकिस्तान के साथ में, ताशकंद के साथ में, जो कि कज़ाकिस्तान का ही एक वैसे पार्ट माना जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी इनकी बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में भी थोड़ी बाउंड्री इनकी शेयर होती है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंडिया के साथ में अफ़गानिस्तान की कोई बाउंड्री शेयर नहीं होती है आज के टाइम में, क्योंकि इंडिया का एक जो पार्ट है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है जिसे हम बोलते हैं पीओके। तो अगर पीओके वापस हम इंडियन बाउंड्री में मर्ज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारी अफ़गानिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर होती है 106 किलोमीटर की। लेकिन पीओके क्योंकि हमारे पास में नहीं है इसलिए हमारी अफ़गानिस्तान के साथ में अभी कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन है अफ़गानिस्तान का। इसके अलावा हम अफ़गानिस्तान का कुछ और बेसिक डिटेल देखें तो वो हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ अफ़गान्स, यानी कि अफ़गान लोगों की धरती। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के जो अपने पड़ोसी स्टेट्स हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये आप जो नेशंस के नाम देख रहे हैं तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, मोस्टली ये जो नेशंस हैं ये यूएसएसआर से अलग होकर बने हैं। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो आज के टाइम में जिसे हम रशिया बोलते हैं। तो 1989 में जो सोवियत यूनियन है ये डिसइंटीग्रेट हो गया था और ये अलग अलग इससे अलग अलग जो टेरिटरी थे वो इंडिपेंडेंट होकर उन्होंने अपने अपने देश बना लिए। तो ये सब मोस्टली जो नेशंस हैं जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश हैं ये किसी टाइम में इस सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करते थे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी पार्ट माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। तो अफ़गानिस्तान इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है। और अगर इसकी हम रिटन हिस्ट्री देखें, रिटन रिकॉर्ड देखें इसकी हिस्ट्री का, तो वो लगभग 500 बीसी पुराना हमें मिल जाएगा। बीसी का मतलब ये होता है जनरली कि कोई घटना अगर ईसा मसीह के जन्म से बिफोर क्राइस्ट जन्म से पहले हुई है तो उसको हम लिखते हैं बीसी के अंदर। जैसे कि 500 बीसी का आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये घटना या इनके जो रिकॉर्ड्स है वो 500 बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 ईयर्स पहले तक के अवेलेबल है। बट अगर इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस है वो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि लगभग 5000 साल पुरानी है। अब इसके भी एविडेंस मिले। एक एक्सीवेशन हुआ था जिसको
लीड किया था लुइस डुप्री ने। तो उस एक्सकैवेशन में यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंट मिले जैसे कि 800 स्टोन इम्प्लीमेंट मिले, 800 स्टोन इम्प्लीमेंट मिले। तो उनसे ये उस एविडेंस से देखो किसी भी ओल्ड जो एविडेंस मिलते हैं उससे उसकी एज का पता लगाया जाता है कार्बन रेटिंग के बेस पर, कि हर जो एलिमेंट्स हमारी इस अर्थ पर अवेलेबल है उसमें किसी न किसी क्वांटिटी में कार्बन अवेलेबल है। तो उस कार्बन रेटिंग के बेस पर उस मटेरियल की जो रियल एज है उसका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो एविडेंस मिले, स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिले, तो ये इनसे जब उनकी रिसर्च की गई तब ये पता लगा कि ये जो इम्प्लीमेंट्स हैं ये लगभग 500 ईयर्स पुराने हैं। तो काफ़ी ओल्ड सिविलाइजेशन का पार्ट रही है अफ़गानिस्तान। इसके अलावा अगर हम यहाँ के एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करें तो अफ़गानिस्तान जो है वो पुराने टाइम से ही पर्शियन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में रहा है, जो ईरानियन एम्पायर है उनके इन्फ्लुएंस में ये रहा है। अगर यूनाइटेड अफ़गानिस्तान के बारे में देखें, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी पहले अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड था, लेकिन अगर यूनाइटेड अफ़गानिस्तान के बारे में डिस्कस करें तो उस एम्पायर पर एक्मेनाइड फर्स्ट एम्पायर था जिसने रूल इस्टेब्लिश किया। और अगर उस टाइम के कल्चर की बात करें तो वहाँ पर अर्बन कल्चर था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए जानना कि आज के टाइम में अफ़गानिस्तान में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इस मॉडर्न टाइम में, उससे 3000 साल पहले अफ़गानिस्तान में मॉडर्न कल्चर को फॉलो किया जाता था। तो काफ़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी अफ़गानिस्तान की पुराने टाइम में, अगर देखा जाए 3000 BC। इसके अलावा हम अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान की एंट्री देखें तो कि तालिबान वहाँ पर किस तरह से उन्होंने एंट्री स्टार्ट की, तो तालिबान का बेसिक इंट्रोडक्शन हम जाने उससे पहले अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के कुछ फेजेस जान लेते हैं, क्योंकि उस टाइम फेज में ही हम तालिबान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री है उसको हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फेज है एनिशियंट टाइम। एनिशियंट टाइम कंसीडर किया जाता है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के लिए 1500 BC से लेकर 565 BC, यानी कि कोई घटना 1500 BC से लेकर 565 BC के बीच में हुई है, वो एनिशियंट टाइम फेज है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में। इसके बाद में स्टार्ट होता है मिडिल एज। मिडिल एज कंसीडर किया जाता है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में 565 से 1504 के बीच का टाइम। 1504 CE आपने नोटिस किया होगा, तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी कि आज के टाइम में जो चल रहा है। इसके बाद में स्टार्ट होता है मॉडर्न टाइम। तो मॉडर्न टाइम 1504 से लेकर प्रेजेंट डे तक जो टाइम है वो है मॉडर्न टाइम। तो हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा इस मॉडर्न टाइम फेज में, क्योंकि इस मॉडर्न टाइम फेज में ही अफ़गानिस्तान में जो बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंज हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक का जो मेन पार्ट है तालिबान, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि तालिबान के क्या कुछ बेसिक मीनिंग है। तो तालिबान जो वर्ड है सबसे पहले हम उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड है वो पश्तो लैंग्वेज से लिया गया है। तो पश्तो लैंग्वेज में जो तालिबान है उसका मतलब होता है स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी कि कुछ स्टूडेंट का ये ग्रुप भी हो सकता है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान साइड के मदरसों में जो स्टूडेंट पढ़ते थे तो उन स्टूडेंट्स का ये एक ग्रुप था जो कि इस्लाम की हार्डकोर आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। इस्लाम की हार्डकोर आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, क्योंकि इस्लाम फेथ जो है उसमें भी कई सारे सेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि सुन्नी है, वहाबी है, शिया है। तो ये इस्लाम की हार्डकोर जो वहाबी आइडियोलॉजी है उसमें बिलीव करते हैं।
तो ये एक देवबंदी इस्लामिस्ट रिलीजियस ग्रुप भी इसको कंसिडर किया जाता है, और क्योंकि इनकी खुद की एक मिलिट्री विंग भी होती है, इसलिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इनको कंसिडर किया जाता है। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की एंट्री कैसे होती है, इससे पहले वहाँ पर क्या कुछ कंडीशन रही थी, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान में जो स्टार्टिंग की कंडीशन थी, 1978 से वहाँ पर सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट होती है। 1978 में के टाइम में वहाँ पर अफ़गानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान में कुछ सोशल रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। सोशल रिफॉर्म यानी कि वहाँ के जो सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे, उनको उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। तो इस बात से जो वहाँ के फंडामेंटलिस्ट जो इस्लामिस्ट लोग थे वो हो गए नाराज। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ की सोसाइटी में सोशली कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। तो इन फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक लोगों ने अफ़गानिस्तान का प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और अफ़गानिस्तान की इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इसको सपोर्ट था यूएसएसआर का। क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यूएसएसआर उनको सपोर्ट करता था, और जहाँ जहाँ भी कैपिटलिस्ट टाइप की जो गवर्नमेंट होती थी उनको यूएसए सपोर्ट करता था। इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो यूएसएसआर इनको सपोर्ट कर रहा था, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। तो जब इस गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को सरप्रेस कर सकें, तो इस बीच में सोवियत यूनियन जो है वो इंटरवीन करता है और अफ़गानिस्तान पर टेक ओवर कर लेता है। तो ये जो टाइम पीरियड है 1978 से 1992 का, इसे बोला जाता है अफ़गान वॉर टाइम पीरियड, क्योंकि इसमें जो एंटी कम्युनिस्ट मुस्लिम्स ग्रुप जो थे वो गोरिल्ला वारफेयर से, गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है, जिसमें कि डायरेक्ट वॉर नहीं होती है बल्कि छिपकर वार किया जाता है। तो अफ़गानिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं वो कुछ इस तरह से है कि अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है उसमें बहुत सारे पासेज हैं, बहुत सारे दर्रे हैं। तो जिसमें क्या है कि ये जो एंटी कम्युनिस्ट जो मुस्लिम रेबेलियन जो थे उनके लिए आराम से ये शेल्टर का काम करती थी, और जैसे ही उनको मौका मिलता था तो वो यहाँ की गवर्नमेंट के जो आर्मी सोल्जर्स होते थे उनके ऊपर अटैक करते थे। इस तरह से ये पूरी वॉर चल रही थी जिसको अफ़गान वॉर बोला जाता है। अब यूएसएसआर जो है वो यहाँ पर एंट्री कर लेता है और कुछ हद तक इस रेबेलियन को क्रश भी कर देता है। उसके बाद में वहाँ पर एक नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है और इस गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं वो बैब्रेक कैरमल होते हैं। लेकिन ये जो कैरमल थे ये गवर्नमेंट को अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ की लोगों की जो सपोर्ट था वो इस गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोगों की नज़रों में, अफ़गानिस्तान के लोगों की नज़रों में ये गवर्नमेंट एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। और जब तक किसी भी गवर्नमेंट को लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है वो गवर्नमेंट सक्सेस नहीं कर पाती है। तो यही हालात अफ़गानिस्तान में हुए, ये गवर्नमेंट डिसपॉपुलर हो गई अफ़गानिस्तान में। इसका एक रीज़न और भी था डिसपॉपुलर होने का, कि जो फंडामेंटलिस्ट लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इस्लामिस्ट रेडिकल लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट का, उनको यूएसए ने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। क्योंकि यूएसए जो था वो इस बात से नाराज़ था कि यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में एंट्री की है, और यूएसए कभी नहीं चाहता था कि यूएसएसआर का अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। तो जो लोग, जो रेबेलियन अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर गवर्नमेंट लेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, उनको यूएसए ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जनरली ऐसे लोगों को मुजाहिदीन बोला जाता था। तो इन मुजाहिदीन को यूएसए ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया।
अब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी देख लेते हैं। पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को ये फियर था, पाकिस्तान का अपना एक डर था। उनको ये डर था कि जिस तरह से अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने कैप्चर किया है, तो वो बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। बलूचिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा टेरिटोरियल जोन है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जिस तरह से यूएसएसआर ने टेक ओवर किया है, पाकिस्तान को ये डर था कि यूएसएसआर जो है वो बलूचिस्तान को भी टेक ओवर कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हो रहे इस मुजाहिदीन रेबेलियन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ताकि यूएसएसआर जो है वो अफगानिस्तान में ही इंगेज रहे और उसे वहाँ पर हरा दिया जाए। तो इस वजह से पाकिस्तान ने इस रेबेलियन को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो इसके लिए पाकिस्तान के जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे अख्तर अब्दुल रहमान, ये जाते हैं सऊदी अरबिया। उस टाइम में जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो जनरल जिया उल हक थे, जनरल जिया उल हक। तो इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा सऊदी अरेबिया अख्तर अब्दुल रहमान को, मुजाहिदीन टीम को ये इंश्योर करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरबिया जो था वो भी इन मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली और मिलिट्री वेपन्स देकर। तो इनकी जो मुजाहिदीन की जो मेन कोऑर्डिनेटिव टीम थी ये सऊदी अरबिया में थी उस टाइम में। तो अफ़गानिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको ये सऊदी अरबिया से लीड कर रहे थे। तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट जिया उल हक थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव अख्तर अब्दुल रहमान को सऊदी अरबिया भेजा, ये इंश्योर करने के लिए कि हम आपको सपोर्ट देंगे। इसके अलावा जो अमेरिका की यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA और सऊदी अरबिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन दोनों एजेंसीज ने अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन को फाइनेंशियली और मिलिट्री वेपन से एड देनी स्टार्ट रखी। लेकिन ये एड डायरेक्ट नहीं देते थे, ये अपनी एड प्रोवाइड करवाते थे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी डायरेक्टली अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट करती थी। ये इस तरह से एक साइकिल चला हुआ था। तो ऐसा एक आइडिया है कि लगभग 1980s के टाइम ड्यूरेशन में लगभग 90,000 अफ़गान्स लोगों को ट्रेंड किया था ISI ने, यानी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अफ़गान लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी ताकि वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फाइट कर सकें। तो ये सब कुछ इस टाइम ड्यूरेशन में हो रहा था। उसके बाद में अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन जो था उन्होंने काफ़ी कोशिश की इस मूवमेंट को क्रश करने की, लेकिन जो रेबेलियन जो थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक फॉलो करते थे, तो उनके लिए काफ़ी इजी होता था अटैक करके छिप जाना। तो सोवियत यूनियन की जो फोर्स थी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ट्राई किया उन्होंने इस रेबेलियन को क्रश करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और लास्ट में जाकर सोवियत यूनियन को एक तरह से हार माननी पड़ी, क्योंकि सोवियत यूनियन ने एक पीस डील साइन की थी US से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ में, जिसमें कि वो अपनी फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए एग्री हो गए थे, और ये डील हुई थी 1988 में। तो इसके बाद में जो सोवियत यूनियन की जो फौज है वो वहाँ से अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर ली जाती है, और उसके बाद में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ सत्ता में, पावर में, उस पावर को हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से तालिबान की एंट्री स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। वीडियो फिनिश करने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।